प्रिय छात्रों, आज मैं बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड विश्व इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्याख्यान की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूंगा। व्याख्यान का नाम है पेरिस की संधि। जिसको वर्साई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं ज़्यादा चर्चा न करके इसकी पृष्ठभूमि के बारे में ही संक्षेप में चर्चा करूंगा। पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए थे। इस सम्मेलन का काल, स्थान, गठन और प्रक्रिया सभी का महत्व इस दृष्टि से रहा है कि सम्मेलन ने कहाँ तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। 1918 में महायुद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु यह अनेक प्रकार की जटिल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं छोड़ गया, जैसी संसार के सामने कभी उपस्थित नहीं हुई थी। यूरोप के अनेक परंपरागत राजतंत्रात्मक राज्यों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की के साम्राज्य का अंत हो गया था। यूरोप का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। असंख्य लोग अपर्याप्त भोजन के कारण बीमार थे या भूख से मर गए थे। लगभग 80 लाख युवक रणभूमि में मारे गए थे। शांति स्थापित करने का कार्य युद्ध से अधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। विभिन्न कारणों से वातावरण कटुता और घृणा से भरा हुआ था। जर्मनी को युद्ध के अंतिम दौर में अनेक स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। युद्ध बंद करने के लिए जब बेडन के प्रिंस मैक्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन से मध्यस्थता करने के लिए कहा, इस प्रस्ताव के 11 दिन बाद ही जर्मन नौसेना ने एक क्रूर कृत्य का परिचय देते हुए बची खुची सहानुभूति को खो दिया। जर्मन नौसेना ने आयरिश यात्री जहाज लीन शटर को डुबो दिया। इस जहाज पर 450 आदमी, औरतें और बच्चे थे। ऐसी परिस्थिति में विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधि पेरिस में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए थे जिसके द्वारा पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक न्याय हो सके, विजेता राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति हो सके, साथ ही स्थायी शांति की नींव रखी जा सके। शांति सम्मेलन के लिए स्थान का भी विशेष महत्व था। पेरिस को ही सम्मेलन के लिए चुना गया। प्रारंभ में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा को चुना गया था क्योंकि वह एक तटस्थ राष्ट्र था। राष्ट्रपति विल्सन ने पेरिस को ही सम्मेलन का केंद्र चुनना उचित समझा क्योंकि वहां अमेरिका की सेना पर्याप्त संख्या में मौजूद थी। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा एक तरह से पेरिस में अपनी ताकत को केंद्रीकृत कर दिया गया था और यहाँ से जर्मनी का मुकाबला किया गया था। उदारवादी प्रजातंत्रीय विचारधारा का भी पेरिस केंद्र था। फ्रांस के लिए यह स्थान गौरव का विषय था, इसीलिए इसकी एक प्रतीकात्मक महत्ता थी। पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर पेरिस स्थित वर्साई के महल में किए गए थे। 1871 में यहीं पर जर्मन साम्राज्य को घोषित किया गया था और अब फ्रांसीसियों के लिए उस कालिक को धोने का अवसर था। फ्रांस के राष्ट्रपति पोइनकरे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, आज से 48 वर्ष पहले 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के राजप्रासाद में एक आक्रमणकारी सेना ने जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी।
फ्रांस के साथ जो अन्याय हुआ था उसकी पुनरावृत्ति न होने दें। विश्व का भविष्य आपके हाथ में है। इसके बाद क्लीमेंसु, फ्रांसीसी बुजुर्ग नेता जो कि अतीत की उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। क्लीमेंसु ही ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं बोल सकता था। पेरिस में सभी विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। रूस और पराजित राष्ट्रों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। अमेरिका से स्वयं राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड से प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली से प्रधानमंत्री ऑरलैंडो तथा जापान के प्रधानमंत्री सेओजी सम्मेलन में शामिल हुए। लगभग 100 वर्ष बाद यूरोप के मानचित्र में विभिन्न देशों की सीमाएं निश्चित करने और स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर निर्णय लेने के लिए पेरिस में सम्मेलन आमंत्रित किया गया। यूरोप की शांति समस्याएं केवल यूरोपीय राजनयिकों तक सीमित नहीं रही थी। यह सम्मेलन सभी अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के अलावा सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेने आए थे। ऐसे राष्ट्र जिन्होंने प्रमुख मित्र राष्ट्रों को सैन्य मदद दी थी, यह सहयोगी राष्ट्र स्वार्थवश युद्ध के अंतिम चरणों में सम्मिलित हुए थे। बहुत से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र जैसे क्यूबा, ब्राज़ील, पनामा, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास ने युद्ध में प्रवेश किया था। बोलीविया, पेरू, उरुग्वे और इक्वाडोर ने धुरी राष्ट्रों से संबंध विच्छेद कर लिए थे। नए राष्ट्र जिनकी स्वतंत्रता की स्वीकृति मित्र राष्ट्रों ने दी थी, जैसे चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, इनके प्रतिनिधि भी सम्मेलन में उपस्थित थे। छोटे राज्य और उनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व संबंधी समस्याएं जैसे आर्मीनियाई, यहूदी, लेबनानी, मिस्री, कुर्द और कोरियाई तथा आयरिश सिन्न फेन, इनके प्रतिनिधि भी बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। रूस के नहीं आने से पूर्वी यूरोप में उत्पन्न प्रादेशिक और भूमि विवाद को सरलता से सुलझा लिया गया। रूस के विरुद्ध और विशेषतः साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों ने आपसी सूझबूझ का वातावरण कायम कर लिया था। धुरी राष्ट्रों विशेषतः जर्मनी को आमंत्रित नहीं करने से पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय एक तरफा और निरंकुश कहे जा सकते हैं। धुरी राष्ट्रों को न बुलाना तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भले ही उचित हो, पर इसके दूरगामी प्रभाव घातक सिद्ध हुए। विभिन्न परिषदों और आयोगों के माध्यम से सम्मेलन के कार्य को सुगम बनाने का प्रयास किया गया। इस कार्य को पहले 10 व्यक्तियों की एक सर्वोच्च समिति या परिषद को सौंपा गया। इसमें उस समय के प्रमुख राष्ट्रों के 2-2 प्रतिनिधि थे। ये प्रमुख राष्ट्र थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और इटली। सम्मेलन की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, संधि का ऐसा प्रारूप तैयार करना जो न केवल बड़ी शक्तियों को अपितु अन्य सभी राज्यों को स्वीकृत हो। युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट तथा मध्य और पूर्वी यूरोप के निवासियों की खाद्य समस्या को सुलझाना। विजयी सेनाओं,
उत्तेजित जनमत तथा समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना, जर्मनी की पराजय के उपरांत छोटे छोटे देशों में आपसी झगड़ों का हल ढूंढना आदि। नंबर 2, विभिन्न विषयों के निर्णयों पर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए, गुप्त अथवा खुला। यद्यपि राष्ट्रपति विल्सन संधि की शर्तों पर खुले तौर पर बातचीत करना चाहते थे, तथापि संधि की शर्तों के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त रूप से लिए गए। प्रमुख राष्ट्रों को यह भय था कि किसी भी राष्ट्र में जनमत क्षेत्रीय निर्णयों के विषयों को निर्धारित करते समय और निर्णय को प्रकाशित करने से उग्र रूप न धारण कर ले। नंबर 3, विल्सन ने अपने 14 सिद्धांतों को आधार मानकर ही युद्ध के दौरान की गई गुप्त संधियों को भंग करने की बात कही थी, विशेषतः उस समय जब जर्मनी को युद्ध समाप्त करने के लिए कहा गया था। युद्ध के दौरान अनेक गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन संधियों के विषय में राष्ट्रपति विल्सन को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने से पूर्व यूरोप में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण विविध राज्यों में परस्पर असंतोष और विरोध बना रहता था। फ्रांस और जर्मनी के बीच अल्सास और लॉरेन का प्रदेश विवाद का विषय था। जर्मनी द्वारा अल्सास लॉरेन के क्षेत्रों का अधिग्रहण फ्रांस के लिए अहम मुद्दा था और फ्रांसीसी इसे पुनः प्राप्त कर लेना चाहते थे। रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने पोलैंड को विभाजित कर दिया था। पोलैंड उन खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। क्रोएशिया, बोस्निया और स्लोवेनिया यह समझते थे कि स्लाव जाति का अपना पृथक राज्य होना चाहिए। ये लोग ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य से अलग होना चाहते थे। चेक जाति के लोगों का भी यही मानना था। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से असंतुष्ट थे। रोमानिया चाहता था कि ट्रांसिल्वेनिया और बुकोविना के प्रदेश उसे मिलने चाहिए। बुल्गारिया और सर्बिया में राष्ट्रीय सीमा के संबंध में विवाद था। रूस चाहता था कि कुस्तुनतुनिया उसके प्रभाव में रहे और डार्डेनलीज तथा बॉस्फोरस का जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में रहे ताकि रूस के व्यापारी जहाज भूमध्य सागर तक पहुंच सके। सम्मेलन के सम्मुख इन समस्याओं के अलावा अन्य समस्याएं भी थी। सैद्धांतिक समस्याएं सबसे ज़्यादा जटिल थी क्योंकि हर राष्ट्र का दृष्टिकोण एक ही समस्या को देखने का भिन्न भिन्न। एक ही समस्या को, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सम्मेलन के सम्मुख इन समस्याओं के अलावा अन्य समस्याएं भी थी। सैद्धांतिक समस्याएं सबसे ज़्यादा जटिल थी क्योंकि हर राष्ट्र का दृष्टिकोण एक ही समस्या को अलग प्रकार से देखने का था। धन्यवाद छात्रों। अगले व्याख्यान में मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि वर्साय की संधि में प्रमुख राष्ट्र और उनके प्रतिनिधि कौन कौन थे, इस शांति सम्मेलन का प्रमुख आधार क्या था और विल्सन के कौन से 14 सूत्र थे जिनके आधार पर जर्मनी ने युद्ध बंद किया था और वो कौन कौन सी गुप्त संधियां थी जिन्होंने पेरिस या वर्साई की संधि को
प्रभावित किया। इसके अलावा वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों के क्या प्रयोजन थे? संधि पर जर्मनी से हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में करवाए गए? इनके बारे में मैं विस्तृत विवरण आपको अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।